हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं मोशन इन वन डायमेंशन का पार्ट 4 और इसमें हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन में। जैसे न्यूटन का जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, जैसा कि हम जानते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है। ये तीन इक्वेशन हम जानते हैं। इन तीन इक्वेशन को तो हम क्लास 9 से भी देख रहे हैं, इन तीन इक्वेशन को क्लास 9 से भी हम देख रहे हैं। और इस पे प्रॉब्लम कैसे बनाते हैं, कब ये इक्वेशन लगाया जाता है, इस पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं और क्वेश्चन भी करके देखेंगे कैसे करते हैं सारी चीजें। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इस इक्वेशन को लगाने के लिए पहली जरूरी चीज जो है वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। जब एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तब नहीं लगता है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी ये इक्वेशन आप लगा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए? नहीं, एक्सेलरेशन का मतलब हो गया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट तब होगा जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है, बढ़ तो रहा है, चेंज तो हो रहा है, तभी एक्सेलरेशन होगा। और ये यूनिफॉर्म रेट से बढ़ना चाहिए तब एक्सेलरेशन होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो एक्सेलरेशन यहाँ पे बदलना नहीं चाहिए। तो सबसे पहली चीज, एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब इन तीन इक्वेशन की बात करते हैं, मेनली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन की पहले हम बात करते हैं, मतलब फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। हाँ, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या होता है, एक्सेलरेशन एंड t क्या होता है, टाइम, s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ये चार चीज तो हम जानते ही हैं। इन तीनों इक्वेशन में कई बार कौन सा इक्वेशन कब कैसे लगता है, इस पर थोड़ा सा दिक्कत होती है कई बच्चों को। तो यहाँ पे बहुत सिंपल वे में आपको समझा देता हूँ। देखिए, तीनों इक्वेशन में 4 पैरामीटर है, u, v, a एंड t। इसमें भी 4 है, v, u, a एंड s। इसमें भी 4 पैरामीटर है। यहां पे भी देखेंगे s, u, t, a। इसमें भी 4 पैरामीटर है। ठीक है, अगर ये सब चारों पैरामीटर में बना हुआ है और अगर मैं बात करूं तो इसमें s नहीं है, इस पार्ट में s नहीं है, इस वाले में t नहीं है और इस वाले में v नहीं है। अगर आपको यहां पर देखिए तो ये तीन चीज यहां पे एब्सेंट है। अगर आपको मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन में, इसको क्वेश्चन को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप गिवन दैट लिख लीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, गिवन लिखिए क्या क्या दे रखा है गिवन में, और उसके बाद देखिए कि कोई भी तीन चीज आपको पता होना चाहिए, कोई भी तीन चीज पता होना चाहिए, u, v, s, a, t। अगर आप यहां पर देखें तो इनमें से कोई भी तीन चीज आपको पता होना चाहिए। अगर तीन चीज पता होगा तभी आप चौथे चीज के बारे में निकाल पाएंगे। तो अगर आपको फाइनल स्पीड निकालना है तो आप इस पे जाइए और फाइनल स्पीड में ध्यान रखिए कि t गिवन होना चाहिए, तब ये निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको फाइनल स्पीड निकालना है और s पता है तो फिर इस पे जाइए, और आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है और t पता है तो आप इस पे जाइए। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही जान जाने से क्वेश्चन बन जाएगा, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन एक बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, एकदम बेसिक से। यहाँ पे अगर बात करते हैं इस पार्ट का, इस पार्ट को थोड़ा सा बात करते हैं। ये पार्ट क्या है, nth सेकेंड के लिए डिस्प्लेसमेंट जब निकालना हो, nth सेकेंड के लिए, ध्यान से सुनिएगा, nth सेकेंड के लिए t सेकेंड नहीं है, t बराबर 2 सेकेंड, t बराबर 3 सेकेंड, ये nth सेकेंड नहीं है। 3rd सेकेंड, 4th सेकेंड, 5th सेकेंड, ये nth सेकेंड होता है। तो जब आपको ऐसा निकालना हो कि nth सेकेंड का निकालना हो तब आप ये इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये क्या है भैया, nth टाइम के लिए u प्लस a बाई 2n-1, ये फॉर्मूला होता है। तो बारी बारी से एक एक करके हम थोड़ा समझते हैं। पहले हम इन तीनों इक्वेशन की बात करेंगे, फिर इसमें इक्वेशन में क्या है उसको भी थोड़ा समझते हैं। तो चलिए आइए देखिए, हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। अच्छा, अभी और स्टॉपिंग पोटेंशियल वगैरह है तो थोड़ा समझते हैं इसमें, उसके बाद फिर क्वेश्चन आएगा। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा। अगर मान लीजिए किसी, आप मान लीजिए कि यहाँ से कोई बॉडी चल रहा है और बी तक पहुँचा, ठीक है, और कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, अगर इसका इनिशियल स्पीड कुछ ना कुछ है तो हमें पता है कि भैया एक से स्टार्ट हुआ है और बी तक गया है, इनिशियल स्पीड इसका u दे रखा है और फाइनल स्पीड यहाँ पे क्या होगा, 0। तो अगर मैं बात करूँ कि मुझे यहाँ पे निकालना है s, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा,
तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें पता है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाएंगे। हालांकि एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव होगा क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, तो हम उसको ले भी लेते हैं v स्क्वायर, v तो 0 ले लेते हैं, यहाँ पे 0 है भी, यू स्क्वायर माइनस 2as। सो s अगर आपको निकालना है तो यू स्क्वायर अपॉन में 2s आ जाएगा। तो जब भी स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात कहा जाए तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं यू स्क्वायर अपॉन में 2a, क्योंकि आप जानते हैं कई बार एग्जाम में इतना भी करने का टाइम नहीं होता है, तो थोड़ा अगर आपको डायरेक्ट पता होगा कंडीशन में तो फटाफट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको नहीं पता तो यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। की पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उस क्वेश्चन को करने के लिए, जैसे मैंने अभी इक्वेशन जो बताया था, उसको करने के लिए आपके पास कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे दे रखा है कि क्या क्या ध्यान रखें, उसको इक्वेशन को लगाने में क्या क्या ध्यान रखा जाए ताकि इक्वेशन सॉल्व कर सके। तो देखिए सबसे पहली चीज, कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं एकदम, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोला हुआ है, इफ द मोशन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ध्यान दीजिएगा, अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, एकदम ध्यान देना आपको अच्छे से, अगर मोशन स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम रेस्ट, अगर बोला कि भैया रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो आपको मान लेना है कि यू 0 है। इफ अ मोशन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ऐसा क्वेश्चन में पढ़ते के साथ पहले ही आ जाए तो समझ जाइए कि यू क्या होगा, 0। क्लियर है यहां तक? ये पहला पॉइंट था। दूसरा, इफ ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट आफ्टर द मोशन, अब यहां पे बोल रहा है कि कम्स टू रेस्ट मतलब अब चल रहा था लेकिन अब जाके 0 हो गया है। जैसे मान लो किसी स्पीड से चल रहा था गाड़ी और अब जाकर वो धीरे धीरे 0 हो, मतलब ब्रेक लग के या रिटार्डेशन होते हुए तो वो 0 हो गया। तो अगर कम्स टू रेस्ट आएगा तो इसका मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे कि फाइनल स्पीड जो है वो क्या होगा, 0, यानी कि इसका जो v है वो 0 होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि u जो इस्तेमाल करते हैं वो इनिशियल की जाती है और जो v इस्तेमाल करते हैं वो फाइनल के लिए की जाती है, तो v 0 होगा। आगे, इफ अ वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विथ टाइम देन एक्सेलरेशन इज टेकन एज पॉजिटिव। एज यूजुअल हम जानते भी, हम लोग पढ़ते हुए भी ये भी आ रहा है कि जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव, और जब वेलोसिटी घटेगा तब एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो एंड इफ वेलोसिटी डिक्रीजेज विथ टाइम एक्सेलरेशन टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? अब आते हैं यहाँ पे मोशन अंडर ग्रेविटी के पार्ट करते हैं, उसी का पार्ट है इक्वेशन। अभी हम लोग को ही सॉल्व करेंगे अभी आगे, बट एक बार पूरा अच्छे से देख लेते हैं, उसके बाद एक साथ क्वेश्चंस करेंगे सब मिक्स करके। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या करते हैं, अगर किसी बॉडी को किसी हाइट से ड्रॉप कर दो या किसी बॉडी को ऊपर थ्रो कर दो और उस पर केवल और केवल फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही लग रहा हो, तो उस सिचुएशन को, उस मोशन को हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी कहते हैं। कोई भी बॉडी को किसी भी हाइट से ड्रॉप करेंगे तो उस पर एक ही एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, वो है ग्रेविटी, जिसकी वजह से वो नीचे आ रहा है, तो वो मोशन अंडर ग्रेविटी कहलाएगा। लेकिन किसी भी बॉल को अगर आप ऊपर थ्रो कर देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, तब भी उस पर एक ही फोर्स लग रहा है। जब आप थ्रो करेंगे उसके बाद जब वो हवा में होगा तो उस पर भी एक ही फोर्स लग रहा है, वो है ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो वो रिटार्डेशन होगा, धीरे धीरे वो करके 0 होगा, फिर वो इस तरह से नीचे आएगा। तो इन दोनों ही कंडीशन में मोशन अंडर ग्रेविटी कहलाता है। किसी एंगल में आप थ्रो करेंगे तो भी कहलाएगा, जिसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। बट फिलहाल अभी हम लोग 1D की ही बात करें तो 1D में करेंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी में दो तरह से क्वेश्चन किया जा सकता है, एक स्केलर तरीका है और एक वेक्टर तरीका है। स्केलर तरीका मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्योंकि जैसे अगर आपको बॉल ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले ऊपर का निकालना पड़ेगा फिर नीचे का निकालना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यहाँ पे मैंने एक वेक्टर मेथड है बताया है कि वेक्टर मेथड से वो चीज़ बहुत ईजी हो जाता है बनाना। तो वेक्टर मेथड क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, बहुत ईजी हो जाता है। स्केलर मेथड थोड़ा सा मुझे लगता है कि लेंदी हो जाता है। हालांकि मैं आपको प्रॉब्लम दोनों ही मेथड्स करके बताऊंगा एक बार कैसे होता है, बट मेरा ऐसा पर्सनली ऐसा मानना है कि आपको वेक्टर मेथड ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप जरूरत नहीं है दोनों मेथड से करने का। जब वेक्टर मेथड से सारे प्रॉब्लम बन सकते हैं तो फिर दोनों मेथड की क्यों जरूरत है। ठीक है, साइन कन्वेंशन यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वेक्टर मेथड है तो साइन कन्वेंशन यहाँ पे बहुत जरूरी है ध्यान देना। साइन कन्वेंशन कैसे है, बहुत छोटी छोटी चीज है, साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है।
डिस्प्लेसमेंट इज टेकन एज पॉजिटिव इफ द फाइनल पोजीशन लाइज अबव द इनिशियल पोजीशन। पहला पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट आपको क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है, और अगर आपका फाइनल पोजीशन ऊपर है, इनिशियल पोजीशन नीचे है। तो देखिए, सपोज करें कि आपने गेंद को यहां से थ्रो किया है, ग्राउंड से थ्रो किया है, और गेंद अभी ऊपर जा रहा है, यहां पे गया है। अगर मैं इसी टाइम पे आपसे पूछ लूं कि जब वो हाईएस्ट पोजीशन पे रहा होगा तो बताओ टाइम क्या था, तो उस पोजीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट आपको लेना पड़ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, एस, और एस क्या होना चाहिए वैल्यू, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इनिशियल लाइन नीचे है और फाइनल लाइन ऊपर है। तो मैंने यहां पे क्या बोला, क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज टेकन एज पॉजिटिव इफ द फाइनल पोजीशन लाइज अबव द इनिशियल पोजीशन। ठीक है, और अगर मान लीजिए यही गेंद नीचे आके वापस यहां पे आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहां पे, एंड नेगेटिव इफ द फाइनल पोजीशन लाइज बिलो द इनिशियल पोजीशन। और ये गेंद नीचे चला जाए और नीचे चला जाए तो क्या होगा, ये अब ये नेगेटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। तो किस कंडीशन में नीचे जाएगा, भाई आप ग्राउंड पे है तो ग्राउंड को तोड़ते हुए तो नीचे जाएगा नहीं। तो आप क्या कर लीजिए, ऐसे कंडीशन के लिए बिल्डिंग ले लीजिए, बिल्डिंग से आपने गेंद को ऊपर थ्रो किया और बिल्डिंग से नीचे चला गया, बिल्डिंग से नीचे चला गया। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, गेंद को जब आपने ऊपर थ्रो करा तो यू स्पीड से, नीचे जब वहां पे गया तो उस वक्त आपका नेट डिस्प्लेसमेंट, ये वाली लाइन इनिशियल लाइन थी और ये वाली लाइन फाइनल लाइन थी, तो अब आपका नेट डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो पहली बात ध्यान रखेंगे, जहां पे आप खड़े हैं, जहां से आप गेंद को थ्रो कर रहे हैं, वहीं पे आपका रेफरेंस पॉइंट ले लेना है। अब आप कहेंगे सर ये रेफरेंस पॉइंट क्या है, रेफरेंस पॉइंट मैंने इसी चैप्टर में सबसे शुरुआत में बात करी थी, पहला ही पॉइंट था हमारा रेफरेंस पॉइंट। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से कोई भी चीज को आप मेजर करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर आप मान लीजिए कि गेंद को आपने यहीं से थ्रो किया है तो यही आपका रेफरेंस पॉइंट होगा, यहीं से आप ऊपर तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव, ये ध्यान रखना आपको, सीधी सी बात। दूसरी बात, वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल विल बी टेकन एज पॉजिटिव इफ इट इज अपवर्ड। ऑब्वियस सी बात है, अगर वेलोसिटी ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव होगा, नीचे जा रहा है तो नेगेटिव होगा, सीधी सी बात है। लेकिन कहां पे, रेफरेंस पॉइंट वहां होना चाहिए जहां से आप बॉल को थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, और इस तीसरी एक और चीज है, तीसरा यहां पे एक्सेलेरेशन हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, ये लिख लीजिएगा। तीसरा पॉइंट, एक्सेलेरेशन हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि सर गेंद ऊपर जा रहा है तो एक्सेलेरेशन समझ में आ रहा है, लेकिन जब गेंद नीचे आएगा तब भी एक्सेलेरेशन होगा, तब तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, तब तो एक्सेलेरेशन आप पॉजिटिव लेंगे। नहीं, ये एक्सेलेरेशन हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे गेंद ऊपर जाए या नीचे जाए, एक्सेलेरेशन हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा जी, जब आप गेंद पे देखो कि हर वक्त जो ग्रेविटी पुल है वो टुवर्ड्स द डाउनवर्ड लगा रही है, तो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो हमेशा डाउनवर्ड होना चाहिए, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो नीचे हो रहा है। बात समझ में आ रही है, चाहे वो एक्सेलरेट करे या डी एक्सेलरेट करे, वेक्टर के फॉर्म में आपको यहाँ पे साइन कन्वेंशन के हिसाब से बात करें तो एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो आइए थोड़ा सा एक बार समराइज करते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर में। देखिए आपको करना क्या है, आपको एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट बना लेना है। मान लीजिए कि आप ग्राउंड पे हैं तो ग्राउंड पे ही इसको मान लीजिए, और आपने ऊपर थ्रो करा गेंद को तो यू पॉजिटिव, ऊपर थ्रो करा तो यू पॉजिटिव, थोड़ा सा साफ लिख देता हूं, ऊपर थ्रो किया तो यू क्या होगा, पॉजिटिव। ऊपर थ्रो किया तो यू क्या होगा जी, पॉजिटिव, यू क्या होगा, पॉजिटिव। नीचे गेंद को थ्रो किया तो यू क्या होगा, नेगेटिव। अगर डिस्प्लेसमेंट ऊपर का ऊपर ही रह गया तो हो गया पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। अगर गेंद नीचे आके आपके पोजीशन से नीचे चला गया तो डिस्प्लेसमेंट नीचे है आपसे तो डिस्प्लेसमेंट होगा नेगेटिव, और एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव रखना। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो मोशन द ग्रेविटी का कोई भी क्वेश्चन होगा मेरे हिसाब से मोस्टली बन जाएगा, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए तो वो ज्यादा परेशानी होगी नहीं। ठीक है, आपके लिए बहुत इजी पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है इससे, इसलिए मैंने यहाँ पे वेक्टर ही मेथड के लिए बताया, इसके लिए नहीं बताया। अननेसेसरी क्यों कॉम्प्लेक्स करना चीज़ें के लिए, बहुत इजी है, जब इससे ही सारी चीज़ें बन रही है तो क्यों सीखे अपन। ठीक है, तो आगे चलते हैं, कैसे क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे देखें, 2 cars स्टार्ट ऑफ रेस with velocity 2 meter per second and 4 meter per second travel in a straight line
with uniform acceleration 2 meter per second square and 1 meter per second square respectively. What is the length of the path if they reach the final point at the same time? आपको क्वेश्चन पहले समझना है, यहाँ पे ध्यान से समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रेस ट्रैक है और दो कार है जो रेस कर रहा है। एक की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड इनिशियल स्पीड और एक की देखिए 4 मीटर पर सेकेंड, बट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है पहले वाली कार की और दूसरी वाली कार की है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरी वाली कार का एक्सेलरेशन कम है, लेकिन बोला हुआ है कि दोनों सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं, दोनों सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं, सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा जी, उसके लिए क्या करना है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखो जो मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले आपको गिवन लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? गिवन दैट। चूंकि दो कार है तो दोनों कार का अलग अलग आप लिख लीजिए। फर्स्ट कार की अगर मैं बात करूं तो क्या दे रखा है? फर्स्ट कार के लिए क्या दे रखा है कि भैया u जो है वो उसका दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, a दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड कार के लिए, कार सेकेंड की अगर मैं बात करूं तो उसका u दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड एंड उसका जो a दे रखा है वो दे रखा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दे रखा है। ठीक है, अब यहां पे एक बात समझ में आ गया, इसको लगाना कैसे है। मान लीजिए कि ये ट्रैक है, ए से स्टार्ट हुआ और वो बी तक गया, ये ट्रैक है, रेस ट्रैक है, दोनों के लिए हिस्से में। तो फर्स्ट कार के लिए पहले करते हैं। तो मान लीजिए कि वो इस ट्रैक है, इससे हम मान लेते हैं एस, क्योंकि सेम पाथ है, दोनों का सेम ही है। इसके लिए अगर मैं निकाल लूं कि जो एस होगा वो क्या होगा? ut यानी 2। हम फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं? देखिए हम फॉर्मूला लगा रहे हैं फॉर्मूला हम लगा रहे हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला लगा रहे हैं। तो अगर आप इसको लगाएंगे तो क्या मिलेगा? s u कितना है? 2t प्लस हाफ a कितना है? 2 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने इक्वेशन लिख दिया किसके लिए? फर्स्ट वाले कार के लिए। सिमिलरली सेकेंड कार के लिए अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? फिर से वही s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे भी वही लिखेंगे, इक्वेशन यही लगाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे s जो इक्वेशन है वो यहाँ पे u कितना है? 4 इंटू टी प्लस हाफ a है 1 इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ पर का भी टाइम सेम और यहाँ का भी टाइम सेम है, क्योंकि इसने बोला सेम टाइम पे पहुंच रहा है। दूसरा, यहां का भी पाथ सेम होगा और इसका भी पाथ सेम होगा, क्योंकि सेम ट्रैक पे दौड़ रहे हैं दोनों। तो अब हम इक्वेशन में क्या करेंगे भैया? देखो मान लो कि ये फर्स्ट इक्वेशन बन चुका है और ये वाला सेकंड इक्वेशन बन चुका है। तो करना क्या है? करेंगे क्या? यहां से टाइम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, बिकॉज एस दोनों का सेम है तो इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करेंगे तो क्या होगा? 2t, मैं उधर वाला लिख रहा हूं, 2t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब वो टी स्क्वायर केवल होगा क्योंकि 2 से कट जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा? 4t प्लस 1/2 इंटू टी स्क्वायर, ये बच रहा है। अगर आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए तो क्या आएगा? ये उधर जाएगा तो 2t माइनस 4t लिख लेते हैं और टी स्क्वायर को इधर कर देते हैं, तो यहाँ पे बनेगा हाफ टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करिए तो यहाँ से आएगा -2t इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा 1/2, तो यानी क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ टी स्क्वायर बाई 2। अगर आप थोड़ा सा देखें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, टी से टी यहाँ पे निपट गया है, माइनस से माइनस खत्म हो गया है, तो यहाँ से क्या बच गया भैया? यहाँ पे टी बच गया है और यहाँ पे टी बराबर 4 सेकेंड आ गया, टी बराबर 4 सेकेंड आ गया। तो t बराबर 4 सेकंड यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब t बराबर 4 सेकंड आ गया, अब क्या करना है? s निकालना है। तो किसी भी एक इक्वेशन पे रख दीजिए, सॉल्व कर दो तो आंसर आ जाएगा। किसी भी एक इक्वेशन पे रखना है आपको, किसी भी एक इक्वेशन पे रखें, कितना आ रहा है? किसी भी एक इक्वेशन पे रखते सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है? s इज इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 4 यानी 16। ठीक है, तो यहाँ गया 16, यहाँ हो गया कितना हो गया? यहाँ से 8, तो 16
प्लस 8, 8 6 14, 24 मीटर का लेंथ हो गया। तो चेक कर लीजिएगा, इस तरह से ये प्रॉब्लम हो गया सॉल्व, सिंपल सा क्वेश्चन। एक बार फटाफट और जल्दी से एक बार देख लीजिए क्या किया। मैंने सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन समझा, एक रफ में हमने एक सिंपल बना दिया कि क्या था क्वेश्चन के अंदर में। फर्स्ट कार का गिवन दैट लिखा, सेकंड कार का भी गिवन दैट लिख लिया। उसके बाद हमने देखा कि क्या चीज़ सेम हो रहा है, क्या चीज़ डिफरेंट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एस भी सेम हो रहा है, उसमें भी एस सेम हो रहा था, इसमें भी टाइम सेम लग रहा था, उसमें भी टाइम सेम लग रहा था, लेकिन टाइम कितना था ये हमें पता नहीं था। तो अब हमने यहाँ से टाइम निकाले, टाइम आ गया 4 सेकेंड। अब हमें डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ था, क्योंकि पूछा था व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पाथ, पाथ का लेंथ क्या है, तो वो है 24 मीटर। टाइम निकालने के बाद किसी भी एक इक्वेशन में हमने रख दिया, सॉल्व कर दिया, इस तरह से हमारा आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं बहुत सिंपल है, बस आपको ध्यान से करते आना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। देखिए, अ कार वॉज मूविंग एट अ रेट ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जो 18 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। When the brakes were applied, it comes to rest at a distance of 100 मीटर। अब देखिए, जो मैंने आपको काइनेमेटिक्स के पॉइंट्स बोला था ना, वहां से आप 2-3 चीजें ध्यान रख सकते हैं। पहली बात कि यहां पे कहीं पे भी रेस्ट के शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको 100 मीटर दे रखा है, या तो इस मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करिए, या फिर किलोमीटर पर आवर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ज़्यादा इजी मुझे लग रहा है कि ये रहेगा। तो आप यहाँ से कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्ट करने के लिए आपको पता ही है क्या करना होता है। कन्वर्ट करने के लिए आपको पता ही है 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है और इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। आई गेस आपको यहाँ तक क्लियर है, एकदम समझ में आ रहा हुआ एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोगों को क्या करना है, When the brakes were applied, it comes to rest। देखिए, comes to rest आ रहा है, ये वर्ड आया, इसका मतलब v जो है वो 0 है। कितना है, कितना मीटर जाके वो रेस्ट पे हो गया, तो s जो दे रखा है वो 100 मीटर है। आप देखो, कोई मुश्किल ही नहीं है। कई बार बच्चे आके कहते हैं सर सवाल ही नहीं बनता, सवाल ही नहीं, इजी है। ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चन है इसलिए भी इजी लग रहा है। आपको मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कराऊंगा तो भी आप देख रहे हैं, अगर आप पैटर्न सही है लगा लो तो बन जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे बात करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है भैया, रिटार्डेशन निकालना है। अब देखो, टी की जरूरत है नहीं, v पता है, u पता है, s निकालना है। तो आपको फॉर्मूला तो मालूम चली गया, v² = u² प्लस 2as फॉर्मूला लगाएंगे। s आपको निकालना है तो v² माइनस u² अपन में 2 × a कर दूं, काम खत्म। a निकालना था, सॉरी a निकालना था। अगर a निकालना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे a = v² माइनस u² अपॉन में 2 × s। v तो 0 है जी, तो u² अपॉन में 2s लगा देंगे। तो जल्दी से यहाँ पर देख लीजिए कितना आ रहा है, u कितना है भाई, 5 का स्क्वायर 25, u तो 5 ही था ना, तो उसका स्क्वायर करा 25, 2 × s। s कितना था जी, s कितना था, s था 100। तो कितना होगा यहाँ पे 1/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट नेगेटिव के साथ। ठीक है ना, नेगेटिव के साथ आएगा, रिटार्डेशन हो रहा है ना, नेगेटिव के साथ आएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। चलिए आगे चलते हैं। 2 car traveling towards each other on a straight road with a velocity of 10 meter per second and 12 meter per second respectively. When they are 150 meter apart, both the driver applies their brakes and each car deaccelerates 2 meter per second until it stop. क्वेश्चन का अगर आप यहां पर ध्यान से देखिए तो एक रफ आइडिया आप बना लीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने में इजी रहेगा। देखिए, एक कार हमने ले लिया भैया, इस तरह से कार है, और एक कार हमने ये ले लिया, और ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है। मान लीजिए कि इसकी स्पीड कितनी दे रखी है, इसकी स्पीड ले लिए 10 मीटर पर सेकेंड और इसकी स्पीड दे रखा है 12 मीटर पर सेकेंड। दोनों एक तरफ आ रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को देखा कि भैया 150 मीटर अपार्ट पर थे, तब उन्होंने ब्रेक मारना स्टार्ट किया। ऐसा नहीं कि टकरा मत जाए हम लोग,
इस वजह से। तो मान लेते हैं कि वो 150 मीटर की दूरी पर थे, ठीक है, और डी एक्सेलेरेट करना चालू कर, दोनों ने ब्रेक मारना चालू करा है, तो दोनों को अपनी गाड़ी की जो वेलोसिटी उसकी कम करनी चालू करी, यानी रिटार्डेशन करना चालू कर दिया। तो किस रेट से रिटार्डेशन कर रहे थे? दोनों लोग 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से रिटार्डेशन कर रहे थे, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और फाइनली वो रुक जाते हैं। हाउ फार अपार्ट विल दे बी इन द बोथ ऑफ द लैम्प कम्स टू रेस्ट, कितने दूर पर जाकर वो रुक जाते हैं फाइनली। जो अगर मैं बात करूं तो इस तरह से है। तो देखो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि ये कहां तक जाके, इसका डिस्टेंस कितना ट्रैवल करता है और ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल करता है, पहले इंडिविजुअली निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअली निकाल लेते हैं पहले हम यहाँ पे। अगर हम यहाँ से करें तो हम सबसे पहले x निकालते हैं। फर्स्ट कार का है, ये फर्स्ट कार है, ये सेकंड कार है। तो फर्स्ट कार के लिए हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो कितना होगा यहाँ पे, अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो यहाँ पे कितना बनेगा, s इज इक्वल टू, क्या इसके टाइम के बारे में कोई जिक्र किया हुआ है क्या? फाइनल वेलोसिटी जीरो किया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी जीरो किया हुआ है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा सकता हूँ क्या? हाँ जी बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या फाइनली स्पीड जीरो है क्या? हाँ जी, कम्स टू रेस्ट हो रहा है। तो s कितना होगा, s अगर हम यहाँ पे निकाले तो होगा यू स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू ए, पहले वाले कार के लिए निकाल सकते हैं। तो ये कितना आएगा यहाँ से, u कितना दे रखा है 10 इंटू 10 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू एक्सेलरेशन तो 2 ही दे रखा है। तो अगर आप यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा 5 तो ये हो जाएगा 25 मीटर। कितना ट्रैवल कर रहा है, 25 मीटर ट्रैवल कर रहा है ये, ओके। दूसरा वाला कार कितना ट्रैवल कर रहा होगा, दूसरा वाला कार कितना ट्रैवल कर रहा होगा, दूसरा वाला कार S2 की बात करें तो फिर से वही लगाएंगे यू स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू ए। तो दूसरा वाला कार की अगर मैं बात करूँ तो कितना होगा, u कितना है 12 इंटू 12 अपॉन में 2 इंटू 2, तो कितना होगा 6, ये होगा 6 यानी 36 मीटर। ये जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये जो है 25 मीटर ट्रैवल करता है और ये जो है 36 मीटर ट्रैवल कर रहा है। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किए ये लोग, दोनों लोग मिलाकर कितना ट्रैवल किए, तो जोड़ लीजिए। टोटल डिस्टेंस निकाल रहे हैं 25 प्लस 36 कितना होगा 6 5 11 और 3 2 5 अब 1 6, 61 मीटर ट्रैवल कर चुके हैं भैया। अच्छा, तो टोटल कितना दोनों के बीच में गैप रह गया, गैप की अगर मैं बात करूं तो 150 मीटर 61, इसका मतलब 89, ठीक है 89 मीटर रह गया। तो ये था इसका क्वेश्चन का आंसर। इजी था क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से करेंगे तो बहुत इजी था। हालांकि इस क्वेश्चन को रिलेटिव वेलोसिटी से भी बनाया जा सकता है, ठीक है, बट अभी हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी किए नहीं है तो इसको करेंगे नहीं, उस मेथड से पढ़ेंगे तब फिर करेंगे। नेक्स्ट आगे, तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व किया जाए। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, इसमें देखते हैं थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले क्या बोला हुआ है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, फाइंड मैक्सिमम हाइट। मान लीजिए सबसे पहले कि आप गिवन लिखना स्टार्ट कीजिए। गिवन क्या क्या है भैया, यू दे रखा है हाँ 50 मीटर पर सेकेंड से। थोड़ा एक रफ आइडिया के लिए यहाँ पे आप डायग्राम भी बना लीजिए। भैया ऊपर जा रहा है, स्पीड इसका दे रखा है 50 मीटर पर सेकेंड, और मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी आपको पता है कम्स टू रेस्ट, या फिर मैक्सिमम हाइट जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा। क्यों मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी जीरो क्यों होगा, जब आप गेंद को थ्रो करेंगे तो धीरे धीरे वो घटता जाएगा, एक टाइम के बाद जीरो हो जाएगा। तो जब जीरो होगा तभी वो लौट के आना चालू होगा, तो उसके ऊपर तो नहीं जाएगा क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो गई। इसके बाद इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी वहाँ पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो जब भी कभी मैक्सिमम वेलोसिटी कहा जाए, मैक्सिमम हाइट कहा जाए, वहाँ पे वेलोसिटी इसका जीरो होता है। तो चलिए यहाँ पर और क्या दे रखा है भाई, और क्या दे रखा है, ए। तीन चीज़ तो पता होना चाहिए ना, वो जो कि -g होगा, और -g की वैल्यू यहाँ पे 10 दे रखा है, तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर लेते हैं। और आपसे क्या पूछा हुआ है,
पूछा वही है कि कितना डिस्प्लेस कवर करता है, मतलब कितना ऊपर जा रहा है। तो क्या इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दे, सॉरी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकालना है, फाइनल वेलोसिटी 0 बता रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, तो आपका यही एक रिलेशन बनता है। तो आप यहाँ पे निकालेंगे s क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू ए, यही लगाएंगे। v कितना है 0, u कितना है माइनस, ये माइनस के साथ ये, और u कितना है 50, तो 50 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 2 इंटू ए कितना है -10। जब आप माइनस माइनस की बात करेंगे तो ये कट जाएगा और पॉजिटिव में आएगा, यहाँ से करेंगे तो 50 इंटू 50, ठीक है 2500, फिर ये आएगा 20, ये आएगा यहाँ से, और ये आएगा 125 मीटर। तो ये इसका आंसर है, 125 मीटर फर्स्ट पार्ट का आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था वैसे, 125। सेकेंड पार्ट देखते हैं, द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, टाइम निकालना है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कर देते हैं, v इज इक्वल टू यूट्यूब। अच्छा अलग से बात करते हैं, आपके पास यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, u दे रखा है 50 मीटर पर सेकेंड, फाइनल स्पीड दे रखा है 0 है, a आपको दे रखा है, तो गिवन दैट लिख लेते हैं एक बार फिर से, u दे रखा है 50 मीटर पर सेकेंड, v आपको दे रखा है 0 है, a आपको दे रखा है -10 मीटर पर सेकेंड, और आपसे t पूछा है, तो ऑब्वियस सी बात है यही एक रिलेशन लगाएंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे, v दे रखा है 0 तो 0 कर दिया हमने, और u प्लस -10 इंटू टी कर दिया। इसका मतलब t क्या होगा, u भी लिख लेते हैं 50/10, इट बिकम्स 5 सेकेंड, ये इसका आंसर है। सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा है, बट आपको यही सिखा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। नहीं, इसी के पार्ट के तीसरा भी है, द स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट, स्पीड निकालना है जहाँ पे मैक्सिमम हाइट हो रहा होगा, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे। हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे मतलब मैं मान लेता हूँ कि 125 मीटर का आधा, 62.5, ठीक है। यहां पे आपको निकालना है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो इसकी वेलोसिटी निकालने के लिए आपको फिर से वही करना है। यहां पर देखिए v स्क्वायर गिवन लिख ले, फिर से गिवन लिख लेते, चलिए गिवन लिख लेते हैं। u आपको फिर से दे रखा है कितना 50 मीटर पर सेकेंड, तीन चीज पता होना चाहिए, s आपको दे रखा है 62.5 और कितना दे रखा है यहाँ पे, और a दे रखा है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब आप निकालना है v, तो फिर से वही v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लिखेंगे। u v आप सब निकाल लीजिए, u दे रखा है 50 का स्क्वायर दे रखा है, प्लस 2 इंटू 10 इंटू s कितना है 62.5। अब उसका अंडर रूट निकाल दीजिए, थोड़ा इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू यहाँ पे 35 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। मीटर पर सेकेंड। क्या इस क्वेश्चन को ऐसा भी कर सकते थे कि पूरे टाइम के अगर पूरा डिस्टेंस लग रहा है 125 मीटर है तो टाइम अगर लग रहा है 5 सेकेंड हाईएस्ट पोजीशन तक पहुंचने के लिए, तो आधे हाइट के लिए 2.5 सेकेंड लगेगा? ऐसा जरूरी नहीं है। दोबारा सुनिए मैंने क्या कहा, क्या आधे मैक्सिमम हाइट का मतलब मैक्सिमम हाइट, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे क्या टाइम भी टोटल हाइट के टोटल मैक्सिमम का जो टाइम लगेगा पहुंचने तक उसका भी आधा होगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। मतलब टोटल टाइम अगर 5 सेकंड लग रहा है यहाँ तक, अभी हमने निकाला है मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में 5 सेकंड, तो क्या यहाँ तक पहुँचने के लिए 2.5 सेकंड लगेगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। इक्वली नहीं होता है, ठीक है। शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट इतना होता है, फिर डिस्प्लेसमेंट का रेट कम होता जाता है, फिर धीरे धीरे 0 होता है। t इक्वल टू 0 सेकेंड से लेकर t इक्वल टू 1 सेकेंड तक ज़्यादा डिस्प्लेस होता है,
फिर 1 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट का जो लेंथ है वो कम होता है, फिर कम होता है, फिर कम होता है, फिर कम होते 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 0 होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये होता है। आगे चलते हैं। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बलून गोइंग अप with a speed of 7 meter per second if the balloon height 60 meter at the time dropping the ball, how long will the ball take in reaching the ground? अच्छा क्वेश्चन ये भी करें। इस क्वेश्चन को भी वेक्टर तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, एक बार ट्राई करिए, एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करिए एक बार। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं क्या है, कैसे करेंगे। फिर से अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन का एक रफली थोड़ा सा डायग्राम टाइप का ऐसा बना लो ताकि आपको फील आ जाए। एक बलून है, ठीक है, एक बलून है और हॉट एयर बलून है जहां से यहाँ से एयर्स ऐसे हो रहे हैं, तो हॉट एयर बलून्स है, मतलब वो आग निकल रहा है यहाँ से और ये ऊपर जा रहा है कितने से 7 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। ठीक है, जब वो ग्राउंड से उसकी हाइट 60 मीटर थी तब एक पत्थर को यहां से ड्रॉप कर दिया गया। ए बलून ऑफ 60 मीटर द टाइम ड्रॉपिंग द बॉल, एक बॉल को आप ड्रॉप कर देते हो, कुछ भी ड्रॉप कर देते हैं तो कितना टाइम लगेगा नीचे इसको, यहां पे नीचे इसको टकराने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है। अब सोचो, अब जब आप पत्थर को ड्रॉप कर रहे हो तब उसका इनिशियल स्पीड कितना होगा। सर आपने बोला था कि ड्रॉप करने पे इनिशियल स्पीड 0 लेते हैं, तो हम 0 ले लेंगे यहाँ पे। बिल्कुल गलत भैया, इनिशियल स्पीड यहाँ पे 7 मीटर पर सेकेंड था। क्यों? आपने जो बोला था उसके अपने ही बात पे गलत हो गए भाई। इसका 7 मीटर पर सेकेंड क्यों लेंगे? जिस जगह से आप ड्रॉप कर रहे हैं वो एक मूविंग बॉडी है, रेस्ट से तो है नहीं। आप जैसे सुने होंगे ना कि जिस ट्रेन में आप बैठ रहे हैं, अगर ट्रेन की स्पीड 60 की स्पीड से चल रहा है तो आप अंदर बैठे हुए हर पैसेंजर की स्पीड कितनी है, 60 मीटर पर सेकेंड है। उसी हिसाब से सोचिए, अगर ये ऊपर जा रहा है, हॉट एयर बलून ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है, ये नीचे जब आप किसी चीज को ड्रॉप करेंगे तो उसका इनिशियल स्पीड तो वही होगा जिस स्पीड से तो आप ऊपर जा रहे हैं। तो उसके अंदर जो बॉल पड़ा है जिसको आप थ्रो कर रहे हैं, भले सॉरी ड्रॉप कर रहे हैं, तो उसका इनिशियल स्पीड तो वही होगा जिस स्पीड से बलून जा रहा है, तो 7 मीटर पर सेकेंड ही होना चाहिए। अब उसके बाद ये नीचे नहीं गिरता है, अब ये बलून से जैसे आप ड्रॉप करेंगे ये पहले ऊपर जाएगा और फिर नीचे गिरेगा। अब ये क्या मजाक हो गई सर, ऊपर क्यों जाएगा? हम तो जाते हुए देखते हैं कि नीचे जा रहा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का अंतर है। जब आप ग्राउंड से देखेंगे और ऊपर, जब आप ग्राउंड से बैठ के देखना, मान लो कि यहाँ पे आप ग्राउंड पे बैठे हुए हो और यहाँ से आप देख रहे हो, तो वो बलून जो गेंद है ड्रॉप करने पे पहले ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। लॉजिक देखो, जब आप ड्रॉप करोगे तो उसके पास कुछ ना कुछ स्पीड है अपवर्ड डायरेक्शन में 7 मीटर पर सेकेंड, तो 7 मीटर पर सेकेंड धीरे धीरे 0 होगा तब ना वो नीचे आएगा। 7 यहां था, 6 5 4 3 2 ऐसे 0 हुआ, फिर वो लौटना चालू हुआ। लेकिन जब आप यहां पे अंदर में बैठ के देखेंगे, आप जहां ड्रॉप कर रहे हैं अंदर, फ्रेम ऑफ अंदर, इसमें बैठ के देख रहे हैं, आपने ड्रॉप किया तो आपसे तो नीचे ही दिखेगा वो, क्योंकि आपकी स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड ही है, लेकिन उसकी स्पीड अब धीरे धीरे कम हो रही है, तो आपसे तो वो दूर ही जा रहा है, तो कम ही होगा। तब भी वो आपको पास मतलब वो एक्चुअली ऊपर ही आएगा, बट आपको नहीं दिखेगा, आपको लगेगा कि वो नीचे गिर रहा है क्योंकि आपका स्पीड वो है। तो ये था वो।
दूसरी बात, अगर मैं बात करूं यहां से कि भाई हमें 3 चीज तो निकालनी है, करते हैं यहां पे। ए कितना होगा, -10 मीटर पर सेकेंड। और मैंने आपको यहां पे बोला था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यहां से आप देख रहे हैं तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ, अगर आप यहां से देख रहे हैं तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ, यही वाला जहां से आप थ्रो कर रहे हैं, उससे गेंद नीचे जा रही है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे यहाँ पे, नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव में 60 मीटर। सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। यू हमने पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि ऊपर जा रहा था। ऊपर क्यों जा रहा था, जिस जगह से आपने ड्रॉप किया वो पहले ही मूविंग था ऊपर, इसलिए जब आप ड्रॉप करेंगे तो उसको इनिशियल स्पीड वही मिलेगा जिससे आप थ्रो कर रहे हैं, तो 7 मीटर पर सेकेंड मिल गया। जब आप ड्रॉप करेंगे तो पहले वो बॉडी ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। ऊपर क्यों जाएगा, क्योंकि 7 मीटर पर सेकेंड उसको इनिशियल मिला है, तो वो पहले 0 होगा, उतरा ऊपर तो जाएगा, फिर उसके बाद नीचे उतरेगा, तो ऐसा। अब जहां से आपने थ्रो किया था, तो हम अगर वेक्टर तरीके से कर रहे हैं तो हम भले ऊपर जाए या नीचे जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने जहां से थ्रो किया गेंद उससे नीचे जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 60। 3 चीज हमें मालूम होनी चाहिए, मालूम हो गई। चौथी चीज हमें निकालना, टाइम निकल जाएगा। कौन सा फॉर्म लगाएंगे भैया, S = UT + ½ AT² लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा कर लेते हैं, पुट कर देते हैं, थोड़ा सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनेगा, सॉल्व कर लीजिएगा। मैं केवल वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ। S कितना है, -60 = U कितना है, +7 × T -½ मैंने माइनस पहले लगा लिया एक्सेशन वाला, 10 × T²। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, T की वैल्यू यहाँ पे 2 वैल्यू आएगी, एक वैल्यू नेगेटिव, एक वैल्यू पॉजिटिव, एक वैल्यू जो आएगा वो 4.2 सेकेंड इसका आंसर होगा। तो सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन b - b² +√b² - 4ac/2a लगा लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा। फैक्टराइज तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पे बन जा रहा है। कोई डाउट? अब हम उसके एक और क्वेश्चन जो रह गया था जो उसको कर लेते हैं थोड़ा सा। ये वाला क्वेश्चन अब आपको आखिरी करना है, पूरा आखिरी क्वेश्चन है ये। अब इसको करके फाइनल कर लो, एकदम अच्छे से आ जाए। एटलीस्ट ये ध्यान रखना, मैंने जितना कराया, जिस हिसाब से करा रहा हूं उस हिसाब से कर लो, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। और वैसे भी नीट में इतना नहीं मांगता है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना तो सिंपल फॉर्म में आराम से बन सकता है, क्योंकि मैं प्योर नीट ओरिएंटेड ही पढ़ा रहा हूँ आपको। तो मैं क्वेश्चन भी वैसे ले रहा हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन ले रहा हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ तो ये सब क्वेश्चन जो है वो, ये क्वेश्चन HC वर्मा की है, ये क्वेश्चन जो है ये भी क्वेश्चन HC वर्मा की है, ठीक है ना। तो ठीक है, मैं वो यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि सिंपल वे में, एकदम सिंपल वे में बन जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। A particle is projected, इस पार्ट को देखिए, a particle is projected vertically upward from ground with initial velocity is u। u से हमने ऊपर को थ्रो कर रखा है, मान लीजिए कि u से चल रहा है, ठीक है। Find the maximum height h, find the maximum height h, the particle will attain, maximum height कितना अटेंड कर रहा है, h अटेंड कर रहा है, and the time t that will take to return the ground। तो पहली बात हम h निकाल लेते हैं, h कितना होगा। अब आप h बताएंगे कितना हो सकता है, v² = u² + 2as। सर मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी आपने बोला था 0, हम बोले हाँ जी बिल्कुल सही बात है। u दे रखा है u², s निकालना है u²/2a, यही इसका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है, u²/2a, a मतलब g, ठीक है ना। तो u²/2g, डन डन आ डन डन, सही बात है, आ रहा है बहुत सिंपल से, सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें अननेसेसरी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। अच्छा टाइम निकालना है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम निकालना है, ये फाइनल क्वेश्चन है, आपको करना है, टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकालेंगे यहाँ पे टाइम निकालने के लिए आपके पास v = u + at है, आपने कहा था सर कि फाइनल स्पीड पे 0 होगा, t क्या होगा u/g, मतलब एक जगह पे मैं g लिख रहा हूँ, टाइम ये हो गया। लेकिन टोटल टाइम निकालना है, तो जाने का टाइम अगर u/g है तो आने का भी टाइम u/g होगा, तो टोटल टाइम t बन लिखूँ तो u/2u/g, जाने का टाइम और आने का टाइम दोनों का टाइम जोड़ दिया, 2 टाइम्स ऑफ u/g, टाइम सेम लगेगा।
तो इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन कर सकते हैं। मैक्सिमम हाइट मैंने निकाल लिया, यू स्क्वायर अपन में 2g, यानी एच एस जो है हमारा मैक्सिमम हाइट है गया। टोटल टाइम जाने और आने का कितना होगा, टोटल टाइम t पूछा था, t की वैल्यू होगा यू स्क्वायर अपॉन 2u अपॉन में g। नेक्स्ट आगे, व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन पार्टिकल रिटर्न टू द ग्राउंड। भाई देखिए, अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पे बताता हूँ, कई बार लोग ऐसा समझते हैं जब बॉल को थ्रो करेंगे तो जमीन पर टकराएगा तो फाइनल स्पीड 0 हो जाएगा। नहीं लेंगे आप, ऐसे लेना भी मत, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फाइनल स्पीड जब आप लेंगे 0 है ना, तो दो जगह 0 हो जाती है। देखिए ठीक है, ये बात मानता हूं कि फाइनल स्पीड जब टकराएगा तो सर वो 0 तो हो जाएगा, रेस्ट पे हो जाएगा, कभी ना कभी तो रेस्ट पे होगा। मान लो कि आपने गेंद को थ्रो किया, सैंड है, बालू है, रेत है, टकराया और 0 हो गया, तो ये ठीक है, फाइनल स्पीड भी 0 हो रहा है। लेकिन जब आप थ्रो कर रहे हो और आप केवल कमांड दोगे कि भाई फाइनल स्पीड 0 है, उस जगह का मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ, उस जगह का टाइम बताओ, उस जगह कुछ भी टाइम ले लेते हैं, तो टाइम तो दो जगह 0 हो रहा है। एक तो ऊपर 0 होगा, मैक्सिमम हाइट पे भी फाइनल स्पीड 0 होगा, और टकराएगा तब भी 0 होगा। तो गड़बड़ क्या हो रहा है कि आप कौन सा टाइम निकाल रहे हैं, ये कंफ्यूजन हो जाएगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, फाइनल स्पीड कभी भी 0 नहीं लेंगे जब तक क्वेश्चन में बोल ना दे कि भाई एकदम फाइनल स्पीड 0 हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, तब ठीक है। तो अदरवाइज फाइनल स्पीड हमेशा टकराने से ठीक पहले की होती है, फाइनल स्पीड टकराने से ठीक पहले का होता है। तो देखिए, इनिशियल स्पीड अगर u है तो टकराते समय भी उसका स्पीड u ही होगा, टकराते समय भी उसका स्पीड u ही होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, जब थ्रो कर रहे हैं तो u है और आ रहा है तो भी u ही होगा फाइनल स्पीड। बट डायरेक्शन के साथ अगर मैं बात करूं तो फाइनल स्पीड माइनस ऑफ u होगा। ठीक है, सिंपल, ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस टाइम। डिस्टेंस तो आप जानते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट कितना है, यू स्क्वायर अपॉन में 2g, तो 2s कर दीजिए, 2s कर दीजिए, जाने का हाइट और आने का हाइट, तो ये कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन में g हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि 0 हो जाएगा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहां तक क्लियर है। नाउ 2-3 चीजें ध्यान रखिएगा। टकराते समय जब आपसे पूछा जाता है कि गेंद फाइनल जमीन पर टकरा गई, उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या हुआ है, तो टकराने से जस्ट पहले का पूछ रहा है वो, यानी टोटल टाइम ले लेते हैं, टकराने का कितना टाइम है, उस समय का उसका वेलोसिटी, तो निकालेंगे तो 0 नहीं आएगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, 0 नहीं होता है। आगे अब हम लोग यहां पे बात करेंगे ग्राफ को लेकर। ग्राफ को लेकर बात करेंगे। बस आज के लिए यहीं तक, नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे ग्राफ को लेकर। अब 1D का आखिरी पार्ट बचा हुआ है, वो अलग ग्राफ। एक बार ग्राफ खत्म हो जाएगा तो पूरा आपका मोशन इन 1 डायमेंशन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन करके आपको देखना है बस, ठीक है। चलिए आज के लिए बस यहीं तक।